प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल विज्ञान में यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में 29 फरवरी 2024 को संपन्न हुए विज्ञान प्रश्न पत्र संकेतांक 824 आईओ के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो देख रहे हैं 2024 विज्ञान और सामान्य निर्देश जो दिए होते हैं। प्रश्न पत्र दो खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। खंड आ तथा खंड बा तीन उपभागों 1, 2, 3 में विभाजित है। और प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो हम सबसे पहले इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो देख रहे हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए सदैव याद रखें, कम फोकस दूरी का उत्तर लेंस ही प्रयोग में होता है। तो इसमें हम देखेंगे दिए गए विकल्पों में कौन सबसे कम फोकस दूरी का उत्तर लेंस है। तो देख रहे हैं ए नंबर में 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस, फिर बी नंबर में 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस, सी है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस और डी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो हम जानते हैं कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस ही छोटे अक्षरों को पढ़ने में उपयोग में होता है। तो यहाँ पर कम फोकस दूरी देखें 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो प्रश्न ए का विकल्प ए सही है। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में देख रहे हैं, दूसरा प्रश्न है तारों के टिमटिमाने का कारण है। विकल्प ए प्रकाश का प्रकीर्णन, दो में कह रहा प्रकाश का परावर्तन और सी नंबर वायुमंडलीय अपवर्तन और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, क्योंकि वायु जानते हैं बहुत सारी परतों से मिलकर बना है और सीधे प्रकाश ना आकर के उन परतों के माध्यम से काफी तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तो इसमें विकल्प नंबर सी वायुमंडलीय अपवर्तन सही है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे जो हैं टिमटिमाते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प सी सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। तीसरे में कह रहा उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। हम जानते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले सारे प्रतिबिंब तो उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा होता है। तो प्रश्न नंबर 3 का विकल्प बी सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में दिया है क्या श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होगा। तो श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो हम देखते हैं सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। क्योंकि देख रहे हैं विकल्प में पीला, हरा, नारंगी और नीला दिया है। तो विवग्योर के क्रम से देखें तो बैगनी VIB अर्थात बैगनी, आसमानी, नीला। तो बैगनी और आसमानी चूंकि विकल्प में नहीं है तो इसलिए इसका विकल्प नंबर डी नीला सही है। तो प्रश्न नंबर 4 का विकल्प डी सही है। अब देख रहे हैं पांचवा प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 में दिया है। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सुमेलन करके कॉलम बी में दी गई भौतिक राशियों से कर सही विकल्प चुनिए। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, जैसे 1 नंबर में दिया है ओम। ओम देखेंगे किसका मात्रक है। ओम हम जानते हैं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। पहले का विकल्प, पहले का टैली पॉइंट देख रहे हैं सेकंड है। पहले का टैली पॉइंट सेकंड है। दूसरा फिर देख रहे हैं वाट विद्युत शक्ति का, इसका मतलब दूसरे का थर्ड मिलेगा। अब हम विकल्प में देखते हैं पहले का सेकंड। देखें पहले का सेकंड ए नंबर में है, पहले का फोर्थ, क्योंकि पहले का सेकंड है तो दूसरा विकल्प तो वैसे भी देख रहे हैं पहले से ही गलत हो जाएगा। सी नंबर में पहले का थर्ड जबकि पहले का सेकंड, तो बी और सी देख रहे हैं नहीं होंगे। डी में भी पहले का सेकंड दिया है तो पहले का सेकंड ए और डी में मिलता है। दूसरे का थर्ड देख रहे हैं, दूसरे का थर्ड पहले विकल्प ए में मिल रहा है लेकिन दूसरे में देख रहे हैं फर्स्ट दिया है तो इसका मतलब डी भी गलत है। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही है। तो चारों देखने की आवश्यकता नहीं है, देख रहे 2 से ही क्लियर हो गया कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। इसके बाद हम देखते हैं छठा प्रश्न। देख रहे छठे प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 6 है।
6 में कह रहा आर व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हो तब R1 अनुपाती R2 होगा। तो देख रहे हैं R व 2R को पहले यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो देख रहे हैं यदि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, पहला प्रतिरोध R है और दूसरा प्रतिरोध 2R है। R और 2R श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे जिनका कुल प्रतिरोध किरा R1 मिलता है। हम जानते हैं श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध दोनों के योग के बराबर होगा, अर्थात R1 बराबर R प्लस 2R इक्वल टू 3R के मिल जाएगा। फिर इन्हीं को यदि समांतर क्रम में जोड़ें तो देख रहे हैं समांतर क्रम में यदि इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, देख रहे हैं R और 2R समांतर क्रम में देख रहे हैं तुल्य प्रतिरोध R2 दिया है तो समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है, देख रहे हैं चूंकि R2 है तो 1/R2 बराबर मिलेगा 1 पहला प्रतिरोध प्लस 1 दूसरा प्रतिरोध। लाशा ले लेंगे तो देख रहे हैं लाशा 2R मिल जाएगा। तो इस प्रकार से R से भाग देंगे 2 बार जाएगा 2 प्लस 2R से काटेंगे 1 तो 2 प्लस 1 3/2R। तो देख रहे हैं इस प्रकार से R2 बराबर लिखेंगे तो इसका उल्टा मिल जाएगा 2R/3 और पूछ रहा R1 अनुपाती R2। तो देख रहे हैं यदि R1 अनुपाती R2 हम निकालें R1/R2, R1 का मान देख रहे हैं 3R बटे R2 का मान है 2R/3 हमारा अंश में आ जाएगा। देख रहे हैं R कैंसिल कर देंगे तो 3 त्रिक 9/2, इसमें देख रहे हैं 9 अनुपाती 2 अर्थात विकल्प नंबर सी पर दिया है 9/2। तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प सी 9/2 सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है, देख रहे 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में कह रहा चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। तो देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर दिखाया गया है और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में हम जानते हैं विद्युत धारा बहती है। तो यदि हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार देखें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चूंकि ऊपर की ओर है और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गतिमान है तो इसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा होगी। तो ऐसी डायरेक्शन में यदि आप देखें तो देख रहे हैं तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा होती है। तो चालक पर लगने वाला बल अंगूठे की दिशा से प्रदर्शित होगा, अर्थात बल की दिशा कागज के तल के लंबवत देख रहे हैं ऊपर की ओर मिलेगी। तो विकल्प ए बाईं ओर, बी दाईं ओर, सी कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, जबकि विकल्प डी है कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो देख रहे हैं इस प्रश्न का विकल्प डी कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर सही है। तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प डी सही है। इसके बाद हम देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में दिया है, देखिए 8वें प्रश्न में उपभाग 2 अर्थात ये रसायन विज्ञान से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। क्या प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है? तो देख रहे प्रोपेनल अर्थात प्रोपेनल एल्डिहाइड समूह में जुड़ता है। तो CHO देख रहे हैं एल्डिहाइड है, OH एल्कोहल समूह, CO कीटोन समूह, COOH ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह है। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रोपेनल की बात कर रहा तो प्रोपेनल में एल्डिहाइड समूह होता है। तो प्रश्न नंबर 8 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है। 9वें में कह रहा उदासीन घोल का pH मान है। तो उदासीन घोल का pH मान हम जानते हैं 7 के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। चूंकि 7 में उदासीन 7 से कम है तो अम्लीय होता है और 7 से अधिक है तो क्षारीय होता है। और पूछ रहा उदासीन घोल, तो उदासीन घोल के लिए pH मान 7 के बराबर होता है। इसके बाद 10वां प्रश्न है। 10वें में कह रहा निम्नलिखित में कीटोन है। तो कीटोन देख रहे हैं मेथेनॉल एल्कोहल समूह है, एथेनॉल इसमें भी एल्कोहल समूह है, प्रोपेनोन तो कीटोन समूह में ओन आता है तो प्रोपेनोन कीटोन समूह है। तो इसमें विकल्प सी सही है। जबकि डी प्रोपीन तो ये एथीन समूह है, कह सकते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तो ये एल्कीन समूह का सदस्य है प्रोपीन। तो इसमें देख रहे हैं 10वें का विकल्प नंबर सी प्रोपेनोन में कीटोन समूह है। तो सी नंबर सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न देखते हैं। देख रहे हैं 11वें प्रश्न में दिया है
11वां प्रश्न है, कह रहा ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है। तो देख रहे हैं ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है, और इसमें विकल्प ए में Au अर्थात सोना, Ag चांदी, के पोटेशियम, और Cu देख रहे हैं कॉपर तांबा दिया है। तो चूंकि Au, Ag और Cu की बात करें तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, ये हाइड्रोजन को विस्थापित ही नहीं कर पाएंगे, तो इसमें विकल्प सी पोटेशियम सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, 12वें प्रश्न में देखने दिया है, 12वां प्रश्न है, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है। तो देख रहे हैं कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। तो इसमें विकल्प नंबर बी, तो प्रश्न नंबर 12 का विकल्प बी सही है। निष्ठापन, प्रगलन, अयस्क का सांद्रीकरण, तो देख रहे हैं ये 3 विकल्प और दिए हैं, तो सही उत्तर इसमें कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 का विकल्प बी सही है। इसके बाद 13वां है, देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu है। तो देख रहे हैं यहाँ पर आयरन कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ले रही है, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो विकल्प नंबर बी सही है। जबकि संयोजन अभिक्रिया में जानते हैं 2 यौगिक मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रश्न नंबर 13 का विकल्प बी विस्थापन अभिक्रिया सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, देख रहे हैं 14वें प्रश्न में उपभाग 3 अर्थात ये जीव विज्ञान पर आधारित प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 14 में स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देख रहे हैं ए नंबर में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, बी कह रहा सूर्य का प्रकाश, सी क्लोरोफिल, और डी कह रहा इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सभी आवश्यक होते हैं, तो इसलिए इसका विकल्प डी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, 15वें प्रश्न में कह रहा निम्नलिखित में, देखिए 15वें प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। देखिए पहले विकल्प में टेस्टोस्टेरोन, बी साइटोकाइनिन, सी एड्रेनलिन, और डी कह रहा थायरॉक्सिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन है। तो प्रश्न नंबर 15 का विकल्प बी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वें प्रश्न में तेरा पराग कोश में होते हैं। विकल्प ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी कह रहा परागकण, और डी बाह्यदल। तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 का विकल्प सी सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है। 17वें प्रश्न में दिया है कह रहा पुनरुद्भवन अर्थात पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है। विकल्प ए हाइड्रा में, बी प्लेनेरिया में, सी कह रहा ब्रायोफिलम में, और डी कबूतर में। तो पुनरुद्भवन पुनर्जनन द्वारा प्रजनन, तो इसमें देख रहे हैं हाइड्रा में, तो विकल्प नंबर ए 17 का विकल्प नंबर ए ये सबसे सही उत्तर होगा। इसके बाद 18वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में दिया है, देखिए प्रश्न नंबर 18 है क्या दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। विकल्प ए सिनेपस, बी ऑक्सीन, सी जिब्रेलिन, और डी कह रहा डायाफ्राम। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेपस कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है। 19वें में कह रहा निम्न में से कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। तो देख रहे हैं विकल्प ए शेर, बी हिरण, सी हरे पौधे, डी वर्षा। हम जानते हैं पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण हरे पौधे। दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी हरे पौधे सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है। 20वें प्रश्न में क्या मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है। विकल्प ए गोल आबलिक झुर्रीदार बीज, बी कह रहा लंबे आबलिक बौने पौधे, सी कह रहा सफेद आबलिक बैगनी फूल, और डी कह रहा इनमें से सभी। तो आप जानते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के इन सभी लक्षणों का अध्ययन किया था, इसलिए इसका विकल्प डी इनमें से सभी सही है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ये संकेतांक 824 आईओ 2024 में आए हुए प्रश्न पत्र का खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों का हल है।
और इस खंड बा के प्रश्नों को हम अगले सेशन में लेकर आएंगे। तो यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण सेटों का हल आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत प्राप्त हो। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।